नमस्कार साथियों, मैं अतुल भारत और आपके सामने जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि कक्षा 9 की जो सामाजिक विज्ञान की भूगोल की पाठ्यपुस्तक है समकालीन भारत, उसका पाठ 4 जलवायु आपके सामने है। और इससे पहले आपने भारत की स्थिति, आकार, भारत के अंदर जो अपवाह क्षेत्र है, नदियों का जो क्षेत्र है, ये सारे जो चैप्टर्स हैं ये आपने ऑलरेडी ही आपने पढ़ चुके हैं, आपने कर चुके हैं। इससे क्वेश्चन आंसर्स भी आपने काफ़ी सारी चीज़ें देख चुकी है। ये लेटेस्ट वीडियो है 2024 में 2024 के अंदर जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसमें ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं वह आप इसमें जान पाएंगे, इसके बारे में जान पाएंगे। जो जलवायु है वह क्या है, कैसे आपको भारत के अंदर कैसी जलवायु पाई जाती है, कैसी ऋतुएं हैं, ये सारे जो प्रश्नों के उत्तर हैं आपको इस वीडियो में मिलेगी, संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो वीडियो को स्किप ना करें और चलिए शुरू करते हैं। वीडियो के एंड तक आप ज़रूर बने रहिए, बिकॉज वीडियो के एंड में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी कुछ चीज़ें पता लगेंगी जिससे कि आपके एग्ज़ाम के टाइम पे आपकी कंसंट्रेशन पावर और मेमोरी पावर को बढ़ाने में हेल्पफुल होगी। जलवायु चैप्टर है, हम लोग शुरू कर रहे हैं। पिछले 2 अध्यायों में आप हमारे देश की स्थलाकृतियों, आपको पता है स्थलाकृतियों के बारे में पता है आपको, जो स्थल की जो आकृतियाँ होती हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं, है ना, जिसमें हम पर्वत हैं, पठार हैं, सारे जो क्षेत्र हैं। एवं अपवाह के बारे में आप पढ़ चुके हैं, आप लोग पढ़ चुके हैं। किसी एक क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण को समझने के लिए आवश्यक 3 मूल तत्वों में से 2 तत्व यही है, मतलब वहाँ का अपवाह क्षेत्र है, स्थलाकृतियाँ। इस अध्याय में तीसरे तत्व अर्थात हमारे देश के वायुमंडलीय अवस्था के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगर आपके पास समय कम है और आपको अगर वीडियो स्लो लगती है तो आप वीडियो की स्पीड भी आप बढ़ा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाके ऑप्शंस में जाके ऑप्शन होता है, और अगर आपको वीडियो तेज़ लगे तो आप स्लो भी कर सकते हैं। कॉपी पेन लेके आप बैठिएगा। वायुमंडलीय अवस्था के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम दिसंबर में ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं, बहुत आपको ये पता होना चाहिए कि हम लोग दिसंबर में ही ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं, तथा मई का महीना गर्म एवं असुविधाजनक क्यों होता है। असुविधाजनक, जब सुविधा नहीं होती है। जुलाई में वर्षा क्यों होती है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप भारत की जलवायु का अध्ययन करके जान सकते हैं। एक विशाल क्षेत्र में लंबे समयावधि 30 वर्ष से अधिक मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग ही जलवायु है। क्या है? एक विशाल क्षेत्र में, ठीक है, विशाल क्षेत्र मतलब जैसे भारत है, भारत के आप उत्तर भारत में आप देखेंगे इतना विशाल क्षेत्र, ठीक है, जिसमें अब काफ़ी लाखों वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र आता है। और समय अवधि कितनी है? 30 वर्ष, कम से कम 30 वर्ष, ठीक है। तो किसी एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय अवधि में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग ही जलवायु है। मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है, मतलब कि वहाँ पर एक लंबे समय तक रहने वाली जो मौसमी विशेषता है, ठीक है, वायुमंडलीय विशेषता है, वही हमें जलवायु होती है। मौसम तथा जलवायु के तत्व कौन कौन से होते हैं? तापमान है, वायुमंडलीय दाब है, पवन है, आर्द्रता है तथा वर्षण एक ही होते हैं, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि मौसम तथा जलवायु के तत्व जैसे तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता तथा वर्षण एक ही होते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि मौसम की अवस्था प्राय एक दिन में ही कई बार बदलती है, लेकिन फिर भी कुछ सप्ताह, महीनों तक वायुमंडलीय अवस्था लगभग एक समान ही बनी रहती है। जैसे दिन गर्म या ठंडे, हवादार या शांत, असमान जो आसमान है बादलों से घिरा या साफ तथा आर्द्र या शुष्क हो सकता है। जैसे अभी अगर आप देखेंगे कि अभी वर्तमान समय में जो मौसम है, जैसे अभी आप देखेंगे फरवरी का मौसम चल रहा है, तो अभी क्या है कि आपको दिन में धूप काफ़ी तेज़ लगेगी, लेकिन हवाएं बहुत तेज़ चल रही हैं और रात को मौसम ठंडा है। तो ऐसा ये नहीं कि एक दिन का है,
ये आपको लगातार 10-15 दिन तक ऐसा मौसम आपको देखने को मिलेगा। इवन 1 महीना 2 महीने तक भी मिल सकता है। ठीक है, तभी कुछ सप्ताहों की बात की गई। जैसे ठंड जब पड़ती है तो खूब ठंड पड़ती है, और 2 महीने तक आप, ये नहीं कि आप सिर्फ 2-4 दिन स्वेटर पहनते हो और उतार देते हो। आप एटलीस्ट 2 महीने तक, 2.5 महीने तक आप स्वेटर को पहन के रखते हैं, मतलब ऊनी कपड़े, आप गर्म कपड़े आप पहन के रखते हैं। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं, जिसमें हम यहाँ पे बताया गया है कि अब महीनों के औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर वर्ष को ग्रीष्म, शीत या वर्षा ऋतुओं में विभाजित किया जाता है। ठीक है, आपको पता भी है कि हमारे में इस प्रकार से ऋतुएं हैं जो परिवर्तित होती रहती है, और हम ज़्यादातर 3 ही वर्ग में हम बांटते हैं कि भाई गर्मियाँ की, सर्दियों की, बारिश का मौसम है। विश्व को अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। क्या आप जानते हैं कि भारत की जलवायु कैसी है तथा ऐसा क्यों है? इस संबंध में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। हमें इस अध्याय में इसी संबंध के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये लेटेस्ट वीडियो है तो आपको ध्यान रखना है, उसको बहुत ध्यान से आपने देखना है। क्या आप जानते हैं मानसून शब्द की व्युत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है मौसम। मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन है। ठीक है, वायु की दिशा में ऋतु के जो परिवर्तन होता है वह मानसून है। और ये जो मौसम शब्द से आया गया है, ये अरबी का एक शब्द है जिसको मानसून जिसका अर्थ मौसम है। ठीक है, भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। दक्षिण एशिया या दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाती है। सामान्य प्रतिरूप में लगभग एक रूपता होते हुए भी देश की जलवायु अवस्था में स्पष्ट पारदेशिक भिन्नताएं हैं। आइए हम दो महत्वपूर्ण तत्व तापमान एवं वर्षण को लेकर देखें। मैं इसमें आपको क्या जानने को मिल रहा है, इन्होंने क्या बोला है कि पारदेशिक भिन्नताएं हैं, डिफरेंट है। कैसे? वर्षा ऋतु में भी आप देखेंगे कि जो भारत है, ठीक है, ये अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है, मैं थोड़ा सा ज़्यादा वो हो गया, समझ लीजिए कि ये भारत है, उत्तरी भारत का हिस्सा है। ठीक है, आप देखेंगे कि जो इधर का राजस्थान का जो हिस्सा है, इसमें बारिश में भी अत्यधिक वर्षा नहीं होती है। लेकिन आप देखेंगे जो ये उत्तर भारत का जो ये क्षेत्र है, जो कि हिमालय की तलहटी में है, ठीक है, वहाँ पर खूब बारिश होती है। तो क्या है इसका कारण? ये भी हमें देखने को मिलेगा कि भारत इतना विशाल देश है कि यहाँ पे इतना मौसम के अंदर भिन्नताएं आपको देखने को मिलेगी एक ही क्षेत्र में, एक ही समय में। तो हम यही पढ़ रहे हैं कि आइए हम दो महत्वपूर्ण तत्व तापमान एवं वर्षण को लेकर देखें कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर तथा एक मौसम से दूसरे मौसम में इनमें किस प्रकार भिन्नता है। गर्मियों में, अभी देखिए आ गया ना, वापस वहीं पे आ गए हम लोग। गर्मियों में राजस्थान के मरुस्थल में कुछ स्थानों का लगभग तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तक ही रहता है। सर्दी की रात में जम्मू कश्मीर के द्रास में -45 डिग्री तक हो सकता है, जबकि तिरुवनंतपुरम में ये 22 डिग्री सेल्सियस। तिरुवनंतपुरम कहाँ है? तिरुवनंतपुरम बिल्कुल भारत के दक्षिण में है। ठीक है, अगर आप भारत को इस प्रकार से देखते हैं, ठीक है, तो ये जो उत्तर है और जो ये दक्षिण है, ठीक है, उत्तर में सर्दियों के मौसम में ही, ठीक है, -45 डिग्री होता है, लेकिन सेम टाइम पे दक्षिण में तिरुवनंतपुरम के टाइम में कितना आएगा? 22 डिग्री होगा। मतलब ठीक होता है, गर्मी जैसा ही होता है, गर्म होता है। ये नहीं कि आप स्वेटर पहनने की आपको आवश्यकता नहीं होती है। अब देखिए, क्या आप जानते हैं कुछ क्षेत्रों में रात एवं दिन के तापमान में बहुत अधिक अंतर होता है, जैसे कि थार के मरुस्थल में। ये एक ही जगह की बात हो रही है, ठीक है। जैसे आप अगर आप जम्मू कश्मीर में जाएंगे तो सुबह भी उतना ही है, शाम को भी उतना ही आपको मिलेगा। मतलब शाम को थोड़ा और ज़्यादा ठंडा हो सकता है रात को। लेकिन यहाँ पे देखिए, थार मरुस्थल में एक दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, जबकि उसी रात
ये नीचे गिर के 15 डिग्री तक भी पहुंच सकता है। कितना ज़्यादा फर्क है, 35 डिग्री का। दूसरी ओर केरल या अंडमान निकोबार में दिन में तथा रात के तापमान लगभग समान ही रहते हैं, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। जम्मू कश्मीर का मैंने उदाहरण दे दिया था पहाड़ों का। अब आप नीचे जाएंगे तो भी आपको ये चीज़ पता लगेगी। अब वर्षण की ओर ध्यान दें। वर्षण के रूप तथा प्रकार में ही नहीं बल्कि इसकी मात्रा एवं ऋतु के अनुसार वितरण में भी भिन्नता होती है। हिमालय में वर्षण अधिकतर हिम के रूप में होता है। जैसे अभी आपको बताया कि वर्षण मतलब पानी का गिरना, और कैसे होता है, हिम मतलब बर्फ़ के रूप में होता है। ठीक है, तो आपने ये चीज़ देखी कि वर्षण की रूपरेखा में भी क्या है, बदलाव है। शेष भाग में ये वर्षा के रूप में होता है, मतलब भारत के बाकी हिस्सों में कैसे वर्षा के रूप में होता है। वार्षिक वर्षण में भिन्नता मेघालय जो भारत नॉर्थ ईस्ट में है भारत के, आपको पता है। ठीक है, तो जो नॉर्थ ईस्ट का जो हिस्सा है, जो ये हिस्सा है भारत का, ठीक है, बल्कि ये भी नहीं, जो नॉर्थ ईस्ट का यहाँ पे अलग से जो हिस्सा है, ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट का जो मेघालय है, ठीक है, वहाँ पर 400 सेंटीमीटर से लेकर लद्दाख एवं पश्चिमी राजस्थान में ये 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। इतनी भिन्नता आपको वर्षा में मिलेगी। देश के अधिकतर भागों में भिन्नता मतलब इतना डिफरेंस मिलेगा। देश के अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक वर्षा होती है, लेकिन कुछ क्षेत्रों जैसे तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा अक्टूबर एवं नवंबर में होती है। ठीक है, अब आपको देखो कि जून में सितंबर में पूरे भारत में वर्षा होती है, लेकिन तमिलनाडु के तट पर अधिकतर जो वर्षा होती है वह अक्टूबर एवं नवंबर में आपको देखने को मिलेगी। थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा भी होगा कि आपने पढ़ा भी होगा कि जलवायु जो ये तमिलनाडु का जो तट है, ठीक है, उसमें अभी कुछ दिन पहले उस तरफ इतनी ज़्यादा बारिश होती है कि बाढ़ तक भी आ जाती है। इतना ज़्यादा आप देखिए तटीय क्षेत्रों में इतना ऐसा पानी आता है कि फ्लड सा हो जाता है, पानी भर जाता है घरों के अंदर। तो ये वर्षा अक्टूबर और नवंबर में ही होती है। सामान्य रूप से तटीय क्षेत्रों के तापमान में अंतर कम होता है, मतलब तापमान में तापमान में जो अंतर होता है वह कम होता है। देश के आंतरिक भागों में मौसमी या ऋतुनिष्ठ अंतर अधिक होता है। जो देश का आंतरिक भाग है, जो आपको पता है, जो देश का जो आंतरिक भाग है, उसमें आपको तापमान में अंतर है वह अधिक मिलेगा। उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। ठीक है, जैसे जैसे आप देखेंगे कि उत्तर का जो मैदान है, जैसे अभी समझ लीजिए भारत है, ठीक है, ये भारत का हिस्सा है। ये देखिए मैं थोड़ा छोटा सा डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ। ये नॉर्थ ईस्ट है, ये हिमालय है। ठीक है, अभी जो उत्तर का जो मैदान है, ठीक है, यहाँ पे ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। यहाँ पे आपको खूब बारिश मिलेगी। पश्चिम बंगाल है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है। और जैसे जैसे आप इधर आएंगे, एमपी है, यहाँ कम होएगी। छत्तीसगढ़ में कम होती है, उससे कम एमपी में होती है, एमपी से कम राजस्थान में होती है। और जैसे जैसे बीकानेर, बाड़मेर इस तरफ पहुँचेंगे, वैसे वैसे आपको बारिश क्या मिलेगी, कम होती मिलेगी आपको। ऐसे आपका जो डायग्राम है वो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बारिश ज़्यादा है इस क्षेत्र में और उधर कम मिलती चलेगी। तो उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। यह भिन्नता लोगों के जीवन में विविधता लाती है, जो उनके भोजन, वस्त्र और घरों के प्रकार में भी दिखती है। आप देखेंगे कि डाइवर्सिटी देखेंगे कि हर लोगों के घर कैसे हैं। जहाँ वर्षा ज़्यादा है, आप देखिए उत्तर के मैदानों में, बिहार में, वहाँ पे किस प्रकार के घर बनाए जाते हैं, जहाँ की बारिश बहुत ज़्यादा होती है। और क्या तो इतनी ज़्यादा, मतलब आप गर्मी में पानी से बचने के लिए किस प्रकार से लोग घबराते हैं। लेकिन राजस्थान में आप देखेंगे कि कैसे घर होते हैं, इतनी ज़्यादा धूप होती है, इतनी गर्मी होती है, उनसे बचने के लिए अलग तरीके से वह बनाते हैं, घर बनाते हैं। देखिए, ज्ञात कीजिए राजस्थान में घरों की दीवार मोटी तथा छत चपटी क्यों होती है। ठीक है, मोटी और चपटी क्यों होती है? देखिए, मोटी तो इसलिए होती है कि भैया जो गर्मी है वो अंदर ना घुस सके, और छत जो है, और रात में तो बहुत ठंड होती है तो ठंड भी अंदर ना घुसे। छत चपटी इसलिए होती है कि भाई एटलीस्ट अगर पानी बारिश होए थोड़ी बहुत भी, तो उनको इकट्ठा कर सके, और स्लाइड में तो नहीं निकाल सकते। ठीक है,
तराई के क्षेत्र तथा गोवा में, मैंगलोर में ढाल वाली छतें क्यों होती है? क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पर कि पानी जो होता है वह जमा ना हो और वह निकलने चले जाए। असम में प्राय कुछ घर बांस के खंभों पर क्यों बने होते हैं? क्योंकि असम में भी इतनी ज़्यादा बारिश होती है कि जो खंभे होते हैं, मतलब जो उनका घर है, घर का जो क्षेत्र है वह नीचे नदियाँ बहने लग जाती हैं। आप देखेंगे असम में ब्रह्मपुत्र में बाढ़ आ जाती है तो नदियाँ बहने लग जाती हैं। अगर उनका घर ज़मीन से सटा हुआ होगा तो क्या होगा, घर सारा का सारा डूब सकता है। तो ये सारे जो प्रश्न हैं ये भी आपको मिलते हैं। जलवायु नियंत्रण की बात आ गई है यहाँ पे, ठीक है। तो किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रण करने वाले 6 प्रमुख कारक हैं। अक्षांश, तुंगता मतलब उसकी ऊंचाई, वायुदाब एवं पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं तथा उच्चावच लक्षण। देखिए अक्षांश आपको पता है, अक्षांश क्या होते हैं। अक्षांश देखिए ये पृथ्वी है, ठीक है, ये 0 डिग्री है। फिर आपको पता है यहाँ पे हमारे 23.5 डिग्री का अक्षांश है और यहाँ पे है मकर रेखा और कर्क रेखा, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कर्क और नीचे वाली क्या है, मकर है, ठीक है। और ये जो क्षेत्र है ये क्या है, ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। लेकिन इसमें भी आप देखिए कि यहाँ क्षेत्र पे ज़्यादा धूप, ज़्यादा गर्मी है और यहाँ पे जैसे जैसे जाएंगे वैसे कम होती जाएगी, ठीक है। और इसके ऊपर क्या है, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, मतलब शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, फिर टूंडा क्षेत्र है। तो अक्षांश का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। अक्षांश का बहुत ज़्यादा महत्व है। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे, ध्रुवों की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे आपको ठंड मिलेगी। और जैसे जैसे आप इक्वेटर की तरफ, विषुवत रेखा की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे आपको क्या मिलेगी, गर्मी मिलेगी। और जितना गर्मी होएगी वहाँ बारिश भी ज़्यादा होएगी। समुद्र तटों के आसपास में वहाँ पे जैव विविधता भी आपको ज़्यादा मिलेगी, बायोडाइवर्सिटी भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, जिससे कि आपको पता लगेगा कि वहाँ पर पेड़ पौधे अधिक होते हैं, वहाँ पे जंगली जानवर ज़्यादा होते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। आपको सब पता है कि अमेज़न का जंगल है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंदर आता है। इस प्रकार से आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी। पृथ्वी की गोलाई के कारण है, इससे प्राप्त सौर ऊर्जा के कारण है, ये सब चीज़ें इसके अंदर हैं। लेकिन जलवायु नियंत्रण क्या है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, स्पष्ट रूप से करेंगे, एक एक टॉपिक लेके आएंगे ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकें और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इस चीज़ को आप जोड़ सकें। तो आपको ये नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वीडियो के एंड में कि वीडियो आपको अभी स्किप नहीं करनी है, अभी कट नहीं करनी है, क्योंकि आपको बताऊं कि आपके अच्छे भविष्य के लिए, आपके मेमोरी पावर के लिए सहयोग मेडिटेशन है। आप रेगुलर जो बच्चे मेडिटेशन करते हैं वह बच्चे अपने स्थिर बनाए रखते हैं अपने शरीर को। सुबह शाम जो 5-10 मिनट जो ज़रूर मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन के थ्रू उनका कंसंट्रेशन पावर बहुत अच्छा होता है। सहज योगा मेडिटेशन आपको आपके कंसंट्रेशन पावर को अच्छा करने में सहायता प्रदान करेगा, आपकी मेमोरी पावर को बहुत अच्छा करेगा, जो हम भटक जाते हैं उसको स्थिर करेगा, आपकी पढ़ाई में मन लगाएगा और आपके शारीरिक और मानसिक संतुलन के लिए आपको प्रेरित करेगा। तो आप ज़रूर सहज योग मेडिटेशन कीजिए। आप देखेंगे कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाएगी। 9th क्लास 10th क्लास के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है मेडिटेशन। इस एज में आपके मस्तिष्क की स्थिरता, उसका विकास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये शांत वातावरण में ही होता है जब हम अपने चित्त को एक जगह ठहराते हैं, कोशिश करते हैं। तो जो लिंक्स आप देख पा रहे हैं, जो आपको स्क्रीन पे जो ये पिक्चर दिख रही है, आप इसमें आप सहजयोगा.org पे आप जा सकते हैं, आप पता कर सकते हैं। इवन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए, आपको वहाँ पे भी लिंक्स मिल जाएंगे। और आप यूट्यूब पे सहज योगा डालिए, सहज योग कैसे करते हैं इसके बारे में आपको वीडियोस मिल जाएंगी और आप ज़रूर अपने जीवन को अच्छा कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप ज़रूर देखते हैं कि कितने लोग सहयोग करते हैं और कितने लोग पहुंच पाते हैं वीडियोस पे। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, आपको जो भी क्वेरी है, जो भी प्रश्न है, हम आपकी सहायता करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको जल्दी मिलेंगे। ये लेटेस्ट वीडियोस है, सब लोगों को ज़रूर पहुंचाइए ताकि वह इसका लाभ ले सके। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।